अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 16,518 करोड़ रुपए। ये नंबर उस इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे का है जिस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला क्या है, इससे 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस फैसले से फायदा किसे और नुकसान किसे होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड और देश के राजनीतिक दलों के चंदे का पूरा अंक गणित क्या है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमने राजनीतिक दलों के एक एक बही खाते को खंगाल कर आपके लिए यह रिपोर्ट तैयार की है। Of electronic transfer is the least restrictive means. जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे। आप सार्वजनिक करिए, पूरी जानकारी करिए कि 5200 करोड़ किसने दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया। हमारा मानना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये राजनीतिक करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन का लीगलाइजेशन। जो निर्णय था वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से व्यवस्था की दृष्टि से था। कई लोग जो है वो हर सुधार पर जो है वो वार करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के चंदे पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है। सबसे पहले आपको देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले की 3 बड़ी बातें बताते हैं, फिर आपको इस फैसले का पूरा अंक गणित भी बताएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फौरन रोक लगा दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाले बैंक एसबीआई को इसका पूरा हिसाब 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देना होगा और फिर चुनाव आयोग को 13 मार्च तक इस पूरी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर जारी करना होगा। उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। राजनीतिक दलों के जो दानदाता अब तक गुमनाम थे वो अब सरेआम हो जाएंगे। अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके मुताबिक किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा मिला ये आपको दिखाएंगे। अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा अंक गणित देखिए। 17वीं लोकसभा के हालिया अंतिम सत्र में देश के वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अब तक कुल 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई ना तो कोई इलेक्टोरल बॉन्ड बेच सकेगा और ना ही कोई दानदाता इसे खरीद सकेगा। ऐसे में राजनीतिक दलों की आमदनी का यह जरिया पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस बेइंतहा खुश है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार को कैसे घेरा, पहले उसे देखिए, फिर आपको कैमरे के सामने भी कांग्रेस की खुशी का इजहार दिखाएंगे। राहुल गांधी ने लिखा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मोहर लग गई है। आप सार्वजनिक करिए, पूरी जानकारी करिए कि 5200 करोड़ किसने दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसकी एवज में उन कंपनीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या उपकार किए उन कंपनीज पर, और अभी तक की सारी जानकारी एसबीआई को चुनाव आयोग के सामने रखनी चाहिए और उसको सार्वजनिक करना चाहिए। देश के हर नागरिक को यह जानने का हक है। चुनावी माहौल है, ऐसे में कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री पर हमलावर है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के पक्ष में सरकार की क्या दलील है उसे भी देखना जरूरी है।
सरकार के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। ये योजना गोपनीयता सुनिश्चित करती है। चंदा देने वालों को गोपनीयता का अधिकार है। राजनीति में काले धन को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए। कई योजनाओं, संशोधनों और नीतियों का प्रयोग करने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई गई। सरकार की यह भी दलील है कि अगर योजना में कोई खामी है तो उसे आधार बनाकर इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर चंदा देने वालों का झुकाव सत्ताधारी दल के प्रति है तो इसकी वजह योजना नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के प्रति लोगों का भरोसा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले के बाद देश के पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, अब उसे भी सुनिए। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उसके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं वो लेवल में है या नहीं है, कैसे तय होगा? आप फील्ड में है या नहीं कौन तय करता है? जनता तय करती है। तो अगर देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंक गणित का पूरा हिसाब आपको दिखाएं, उससे पहले जरा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ चलिए, जिसे सीपीआईएम और एडीआर समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 2 नवंबर 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत की बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। बेंच ने अपने फैसले में कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया जाता है क्योंकि इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है और इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है। चुनावी चंदा देने में लेने वाला राजनीतिक दल और फंडिंग करने वाला 2 पार्टियां शामिल होती हैं। यह राजनीतिक दल को समर्थन करने के लिए होता है या फिर चंदे के बदले कुछ पाने की चाहत हो सकती है। राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं है। यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। पिटिशनर है हम, क्योंकि हम एकमात्र पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट नहीं किया। आज तक एक भी इलेक्ट्रल बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं किया और हमारी उसूल है, हमारा मानना है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम ये राजनीतिक करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन का लीगलाइजेशन, तो इसके खिलाफ हम खड़े रहे और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट हमें सुनने के लिए तैयार था। आज ये जजमेंट जो आया इसका हम स्वागत करते हैं। जो दावा करके आते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए। लेकिन सीपीआईएम की इस दलील को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया है। उसका साफ कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इकलौता मकसद पारदर्शिता लाना और काले धन पर रोक लगाना था। कई महत्वपूर्ण और कई बड़े फैसले चुनाव सुधार को लेकर के और उसके अलावा पॉलिटिकल रिफॉर्म और पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म को लेकर के भी इस दौरान हुए हैं, जिसमें कि इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक महत्वपूर्ण था, जिसमें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग है वो पारदर्शी हो सके और ब्लैक मनी का जो चौतरफा जो है वो अंबार लगा हुआ था उस पर जो है अंकुश लग सके। इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि जो निर्णय था वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से व्यवस्था की दृष्टि से था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, क्या किया, उसका अध्ययन सरकार कर रही होगी और करके देखेगी। लेकिन मैं मानता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था थी वो पारदर्शिता की और अनफॉर्चुनेटली कई लोग जो है वो हर सुधार पर जो है वो वार करते रहे। इससे पहले भी जो लोग इनमें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो हमेशा हर सुधार पर जो है वो कोई ना कोई नुक्स निकाल दे। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 के बजट में पहली बार चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट की रोक से पहले इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकता था।
इसकी शुरुआत के समय ही मामला अदालत में चला गया। हालांकि सुनवाई 2019 में शुरू हुई, जिस पर अब करीब 5 साल बाद अंतिम फैसला भी आ गया है। अब 13 मार्च को पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किस पार्टी को कितना चंदा मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एसबीआई चुनाव आयोग को बताएगा कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितने रुपए मिले। बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की तारीख, खरीदने वाले का नाम और इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम भी बतानी होगी। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दानदाताओं को इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के तहत मिले कानूनी अधिकारों का क्या होगा, क्योंकि योजना के जरिए उन्हें उनके नाम का खुलासा न होने की गारंटी दी गई थी, लेकिन अब तो तमाम नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। सवाल यह भी उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है। क्या इससे बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक से सबसे ज्यादा खुश है। उचित फैसला है, सकारात्मक फैसला है, रचनात्मक फैसला है, सही फैसला है, जो लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो पारदर्शिता है उसमें विश्वास रखते हैं, वो सब लोगों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। यह बात हर कोई जानता है कि राजनीतिक दलों का खर्च चंदे में मिली रकम से ही चलता है। ऐसे में आपको यह दिखाएंगे कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे का अंकगणित समझिए। एक अनुमान के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम योजना के तहत इसकी शुरुआत से लेकर करीब 6 साल तक बीजेपी को आधे से ज्यादा हिस्सा मिला है, जबकि कांग्रेस पार्टी को इस योजना के तहत बीजेपी को मिले कुल चंदे में से केवल 1/6 हिस्सा मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक 2017-2018 से 2022-2023 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को 6,566 करोड़ रुपए मिले, तो कांग्रेस को 1,123 करोड़, टीएमसी को 1,093 करोड़, बीजेडी को 774 करोड़, डीएमके को 617 करोड़, बीआरएस को 384 करोड़, वाईएसआरसीपी को 382 करोड़, टीडीपी को 147 करोड़, शिवसेना को 101 करोड़, एएपी को 94 करोड़, एनसीपी को 64 करोड़, जेडीएस को 49 करोड़, जेडीयू को 24 करोड़ और समाजवादी पार्टी को 14 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी का कहना है कि अगर उसे इलेक्टोरल बॉन्ड से 50% से ज़्यादा फंड मिले हैं तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि सच ये भी है कि बीजेपी देश के 58% से ज़्यादा हिस्से पर सरकार चला रही है, जहां 57% देश की आबादी रहती है। जाहिर है जो पार्टी सत्ता में रहती है उसे चंदा भी ज्यादा मिलता है। इसकी तस्दीक राजनीतिक दलों को मिले चंदे के अंक गणित से भी होती है। टेक्निकली ये सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलता है कि चंदा किसने दिया, लेकिन चूंकि बीजेपी सत्ता में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सारी जानकारी होती है, तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं, जो काफी हद तक सही भी हो सकता है कि बीजेपी स्टेट बैंक के जरिए उन्हें सब पता चलता है कि किस पार्टी या किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। इस वजह से ऐसी कंपनियां जो किसी वजह से, डर की वजह से या जो भी उनकी रिजर्वेशन, उस वजह से विपक्ष की पार्टियों को चंदा देने से कतराते हैं, और यही वजह है जो आंकड़े आते हैं कि 90% बॉन्ड का चंदा जो है वो बीजेपी की तरफ गया और 10% में सारी पार्टियों को। यही तो सारा इशू है। दो 2004-2005 से 2014-2015 के बीच कांग्रेस को 3,982 करोड़ रुपए का चंदा मिला, तो इस दौरान बीजेपी को 3,272 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। अब आपको 2020-2021 और 2021-2022 के दौरान राजनीतिक दलों को मिले चंदे का हिसाब दिखाते हैं। 2020-2021 में बीजेपी को कुल 752 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, तो कांग्रेस को इस दौरान करीब 286 करोड़ रुपए मिले, जबकि 2021-2022 में बीजेपी को 1,917 करोड़ रुपए मिले, तो कांग्रेस को 541 करोड़ रुपए मिले। चुनावी साल में राजनीतिक दलों का खर्च सबसे ज्यादा होता है। चुनावी मौसम में ही राजनीतिक दलों को चंदे भी खूब मिलते हैं।
लेकिन चुनावी चंदे के एक बड़े जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड को देश की सबसे बड़ी अदालत ने असंवैधानिक करार देकर राजनीतिक दलों को बड़ा झटका दिया है। 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। और 1 हफ्ते के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी, ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फ़ायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फ़ायदा भी दिया होता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फ़ायदा नहीं करता। कानूनी मामलों के वो जानकार जिनका रिश्ता कांग्रेस से अभी या फिर अतीत में रहा है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मील का पत्थर करार दे रहे हैं। समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है, एकदम सही फैसला है। जहाँ तक संविधान और देश के लोकतंत्र की प्योरिटी का सवाल है, मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि कंपनियों की डोनेशन और व्यक्तिगत डोनेशन में अंतर है, ये बिल्कुल सही डिस्टिंक्शन है सुप्रीम कोर्ट ने जो पेश की है। अब सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? क्या इससे राजनीतिक दलों की फंडिंग प्रभावित होगी? तो इसका सीधे कोई चुनाव पर असर पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ज़्यादातर चंदे आ चुके होंगे, नहीं आएंगे तो दूसरे तरीके से आएंगे, जो फंड करने वाले हो देंगे, तो इस पर चुनाव पर तात्कालिक रूप से असर पड़ने की संभावना मुझे कम दिखती है। जाहिर है इस फैसले का फौरी असर इस लोकसभा चुनाव पर पड़ने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि राजनीतिक दलों की अपने अपने हिसाब से तैयारियां पूरी हैं। अब इंतजार तो चुनाव की तारीखों के ऐलान भर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।